हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। तो सभी आप सभी लोग को पता होगा, हमारे यहाँ जो आर्य लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो उनके आने के बाद जो उन्हीं की भाषाएं हुई, उन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ ये काल में बांटा गया कि प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा। यानी आर्य लोगों जो आए थे उन्हीं लोगों के नाम पर ये सब इस चीज़ का हम भाग में नामकरण कर देते हैं। तो जब ये प्राचीन आर्य भाषा जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पहला आता है हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो सर्वमान्य मतलब सर्वश्रेष्ठ संस्कृत मानी जाती है। वो बहुत कम ही लोग मतलब वो अधिकतम शुद्धता संस्कृत की वैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है और इसमें केवल वेदों की ही रचना हुई है। और उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद ये एक लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत का मतलब ये हुआ कि जो जन साधारण लोगों में ज़्यादा फेमस हुई, जो जन भाषाओं में ज़्यादा बोलने में सबको आसान लगा, उसी को बोलते हैं लौकिक संस्कृत। और इसमें इसको लोग पढ़ समझ सकते थे, समझ सकते थे आसानी से, इसलिए इसमें जो है महाभारत और रामायण, किसकी? महाभारत और रामायण की रचना इसी में हुई है, लौकिक संस्कृत में हुई है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसमें ये कब से इसका सन है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। तो इसमें जो भाषाएं आती हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, यानी कि ये 500 ईसा पूर्व से उसके बाद फिर ईस्वी आ गया था, यानी 1000 ईस्वी तक इसका समय काल था। इसमें 3 भाषाएं आती हैं, एक आता है पाली, दूसरा आता है प्राकृत और ये तीसरा आता है अपभ्रंश। और ये तीनों भाषाएं भी आर्य भाषा ही हैं, लेकिन ये मध्यकाल की आर्य भाषा है। और पाली में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है, महात्मा बुद्ध ने पाली में सर्वाधिक उपदेश दिया है। प्राकृत में जो है सबसे सर्वाधिक उपदेश हमारे महावीर स्वामी ने दिए हैं और उसमें उन्होंने अपने तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। और अपभ्रंश तो इसका बिगड़ा हुआ रूप है। और इन तीनों को, ये जो पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश, इन तीनों को बोला जाता है, इसको बोलते हैं। पाली को हम कहीं आप अगर एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया रहता है, पाली को हम प्रथम प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रथम प्राकृत भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा पाली को बोला जाता है, पाली को। यानी कि आप एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जन साधारण की प्राकृत भाषा में दिया है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो तो पाली में दिए हैं। तो पाली को ही प्रथम प्राकृत भाषा बोलते हैं। और द्वितीय प्राकृत भाषा प्राकृत को बोलते हैं, जिसमें सर्वाधिक उपदेश महावीर स्वामी ने दिए हैं। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा बोलते हैं। तीनों भाषाएं जो हैं प्राकृत भाषा ही हैं और इनकी शाखाएं यही हैं, मतलब इनका नामकरण यही है और इसको अपभ्रंश को बोलते हैं। और ये जो है, ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यानी प्रथम प्राकृत भाषा किसको कहते हैं, ये यूपीएससी में इस बार 2021 वाले एग्जाम पैटर्न में कई बार इसको रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं, द्वितीय प्राकृत भाषा प्राकृत को बोलते हैं और तृतीय प्राकृत भाषा अपभ्रंश को कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ को क्लियर हो गया कि ये तीनों भाषाएं जो हैं आर्य भाषाएं हैं। आर्य भाषा ये भी है, आर्य भाषा ये भी है, आर्य भाषा ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके काल अलग है। फिर आता है हमारा आधुनिक आर्य भाषा। अब आधुनिक आर्य भाषा जो हमारा आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पे अवहट्ट। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भी आता है, यानी कि अपभ्रंश के बाद जो बिगड़ा हुआ रूप है अवहट्ट है। और अवहट्ट के बाद आता है हमारी हिंदी, यानी यहाँ पर हम पाते हैं अपनी हिंदी को। तो इस प्रकार से हिंदी भी हमारी क्या हुई, आर्य भाषा भी हुई। हिंदी आर्य भाषा है। तो ये भी
क्वेश्चन इस प्रकार से तब यहाँ पर बनता है कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आप बताइए हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर हिंदी का आदि जननी जानना चाहेंगे तो हिंदी की आदि जननी देखिए सीढ़ी यहीं से आई है ना। हिंदी अवहट से बनी है हिंदी, और अवहट किससे बना है? अपभ्रंश से। कहीं कहीं अपभ्रंश और अवहट दोनों को एक ही मान लिया जाता है, क्योंकि इनका जो समय काल है परस्पर जो है आसपास का ही है, इसलिए अपभ्रंश और अवहट को अलग नहीं माना जाता है। और अवहट के बहुत मशहूर कवि हैं विद्यापति इनका नाम है। ये अवहट के बहुत मशहूर कवि हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं इसमें, वो चीज़ हम जब रचनाएं पढ़ाएंगे आप लोगों को तब बताएंगे, ठीक है। तो ये है अवहट। अवहट के बाद फिर इसका विकास क्रम कहाँ से आता है? ये यहाँ से यहाँ अपभ्रंश। अवहट और अपभ्रंश लगभग एक ही हैं। अपभ्रंश किससे बना है? प्राकृत से। तो प्राकृत किससे बना है? पाली से। पाली किससे बना है? लौकिक संस्कृत से। और लौकिक संस्कृत कहाँ से आई है? वैदिक संस्कृत से। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। और हिंदी की आदि जननी है। लेकिन हिंदी उत्पन्न किससे हुई? यानी कि हिंदी का पूर्व कौन था? यानी कि हिंदी किससे उत्पन्न हुई है पूर्व में? तो अवहट से या अपभ्रंश से, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से, आदि जननी मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आदि मतलब प्रारंभ हमारे वैदिक संस्कृत से हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लौकिक संस्कृत कहाँ से पैदा हुई? तो लौकिक संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत से पैदा हुई है। और फिर क्वेश्चन यहाँ से भी आप बन सकता है, इस तरह से भी बनता है कि प्राकृत की जननी कौन है? तो प्राकृत की जननी देखेंगे तो इसके पहले कौन आ रहा है? पाली। तो यानी पाली से प्राकृत बना है, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी बनी है। तो यानी कि हिंदी अपभ्रंश से, तो इसका पूरा काल ऐसे हो जाता है संस्कृत, इसके बाद फिर आ जाता है पाली, फिर प्राकृत, और फिर आ जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आ जाता है हमारा अवहट, और इसके बाद आ जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और इसके बाद आ जाती है हमारी हिंदी वैसे जो है ये हमारा मतलब हमारे यहाँ का दिया हुआ नाम नहीं है, ये सिंध ईरानियों के द्वारा दिया हुआ नाम है। सिंध के नाम पर पड़ा हुआ, सिंध सभ्यता थी हमारे यहाँ, तो उसी के नाम पर पड़ा हुआ ये नाम है हिंदी। कर दीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अब संस्कृत बोल रहे थे ना, संस्कृत सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत। तो संस्कृत में 2 संस्कृत थी। पहला वैदिक था, वैदिक संस्कृत, और सेकंड था लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को मतलब मूलतः लिखने के लिए बहुत, यानी कि सर्वश्रेष्ठ इसको बोला जाता है, ये बहुत शुद्धतम था। इसे अधिकतर लोग इसको समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से तो ये लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, क्योंकि सब लोग अपना मतलब सोचते हैं कि कुछ सरलतम से सरलतम शब्द यूज किया। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे यहाँ हिंदी में भी कुछ ऐसे वर्ड सब अपने हिसाब से सरलतम यूज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से भाषाएं जो है बिगड़ती चली जाती हैं, जैसे अपने हम सुविधा के लिए खोजते हैं, तो उसी प्रकार से। तो ये वैदिक संस्कृत में तो सिर्फ केवल वेदों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? सिर्फ वेदों की रचना हुई है, जो कि इसीलिए हम लोगों के यहाँ वेद कोई पढ़ नहीं पाता अधिकतर। उसके पढ़ने के लिए बहुत ही अनुभवी, बहुत ही प्रचंड ज्ञाता चाहिए संस्कृत का। फिर आती है लौकिक संस्कृत, जो हमारे पाणिनि जी का व्याकरण, पाणिनि जी है ना, हमारे जो व्याकरण है पाणिनि जी,
पाणिनि जी जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये संस्कृत के व्याकरण हैं। क्या हैं? व्याकरण। तो व्याकरण ऐसे लिखा जाता है। ये भी थोड़ा आप लोग हिंदी के राइटिंग पर भी ध्यान दिया करिए कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जा रहा है कभी, क्योंकि ये सब शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग पर भी ध्यान दिया करिए कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जा रहा है। इससे आप लोग के दो फायदे होंगे। एक तो आप लोग की लिखावट सुधरेगी, शब्द शुद्धि भी समझ में आएगा, वो अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लौकिक संस्कृत के जो व्याकरण हैं ये पाणिनि जी ने लिखा है। देखिए ये व्याकरण, तो व्याकरण का मतलब ये व्याकरण मत समझ जाइएगा। ये जो व्याकरण है ये तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो है, लेकिन जो इसको जो लिखता है उसको हम बोलते हैं व्याकरण। मतलब जो इसकी जानकारी, व्याकरण की जो जानकारी देते हैं उनको हम बोलते हैं व्याकरण। तो ये पाणिनि जी जो है ये व्याकरण इनको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये व्याकरण है और ये व्याकरण है। तो व्याकरण जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको हम बोलते हैं व्याकरण। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें आप लोग जो है उसको अलग कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। अब फिर यहाँ पर आता है स्वर और कितनी मात्राएं होती हैं। आखिर जैसे हिंदी में 52 वर्ड है ना, तो इस प्रकार से इसमें भी हैं। तो वैदिक संस्कृत में हमारे 52 वर्ड हैं। हम नीचे यहाँ लिखते हैं वैदिक संस्कृत। और यहाँ से क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर आप लोग को यूपीपी लेवल का भी और यूपीएसआई लेवल का दोनों एग्ज़ामों को करेक्ट लेकर के यहाँ पर वो चीज़ बताया जा रहा है, जिससे आपको अलग से कहीं से अलग से पढ़ने की वो दिक्कत ना हो, अलग से भी ना पढ़ना पड़े। सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। देखिए वैदिक संस्कृत, इसमें कुल 52 वर्ड हैं। 52 वर्ड। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों में ये भी आता है वर्ण और ध्वनि क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। कुछ लोग बोलते हैं दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन देखिए वर्ण जो होता है, जो हम लिखते हैं, भाषा का लिखने का सबसे सूक्ष्मतम इकाई वो हम वर्ण बोलते हैं। और जो हम बोल रहे हैं यानी कि मौखिक, देखिए भाषा की 2 इकाई होती है, वो तो हम बताएंगे आपको। एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। तो लिखित में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण बोलते हैं, और लिखित में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण बोलते हैं। और लिखित बोलने में जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जो हम मुख द्वारा बोल रहे हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो यानी कि ये मौखिक इकाई है। ये कौन सी इकाई है? मौखिक इकाई है। और ये वर्ण जो है ये अपना लिखित इकाई है, यानी कि जो इस वक्त हम लिख रहे हैं वो चीज़। इसमें जो सबसे छोटा से छोटा इकाई होता है उसी को हम वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 52 वर्ण हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में हमारे कुल 52 वर्ण हैं, और इसमें 52 वर्णों में 13 स्वर हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 13। और बाकी जो भी बचे हुए हैं वो सब हमारे आ जाते हैं वर्ण में। फिर आता है हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक जो जनसाधारण में ज़्यादा फेमस हुई, जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, यानी पाणिनि जी ने, यानी व्याकरण, वो पाणिनि जी क्या है? संस्कृत के व्याकरण है। यानी कि संस्कृत के जो व्याकरण लिखने वाले हैं उन्हीं को हम व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। तो लौकिक संस्कृत जो है, इसके लौकिक संस्कृत, इसमें जो है 4 स्वर, 4 वर्ण जो होते हैं घट जाते हैं, क्योंकि जब हम अपने हिसाब से लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कठिन शब्दों को छोड़कर लिखेंगे। तो कठिन शब्दों को कुछ छोड़ दिया और ये हो गए, कुल संख्या इनकी हो गई 48, यानी कि हो गया 48 वर्ड। इसमें हमारे हो गए 48 वर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक के बाद फिर आती है हमारी पाली। पाली जिसको हम बोलते हैं प्रथम प्राकृत भाषा, यहाँ पर हम लिख देते हैं या प्रथम प्राकृत भाषा, देश भाषा, इसको और क्या बोलते हैं? देश भाषा भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे नाम जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम में इसका पूछा हुआ है। इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसमें मतलब इसमें पूछा गया है इसमें कितने वर्ड आते हैं, तो इसमें टोटल जो है 41 वर्ड आते हैं। इसमें और कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जब देश भाषा हो जाती है ना तो इसमें 41 वर्ड आते हैं।
और 8 स्वर रहते हैं। कितने स्वर रहते हैं? 8 स्वर रहते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी प्राकृत भाषा आ जाती है। प्राकृत भाषा आ जाती है और इसमें भी वर्डों की संख्या इतनी ही रहती है। 41 वर्ड रहते हैं और 8 स्वर रहते हैं। फिर हमारी भाषा आ जाती है, कहाँ आ जाती है? अपभ्रंश पे। अपभ्रंश में स्वर वर्ड कितने आ जाते हैं? 40 और स्वर कितने रहते हैं? 8। 40 वर्ड और स्वर हो जाते हैं 8 स्वर इसमें भी हैं, सब में 8 स्वर हैं। ठीक है। और व्यंजन की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें से इतना घटाएंगे, घटा कर अपना आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है हम इतना डिटेल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपीपी में भी और यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि किस भाषा में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी ही पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं और हिंदी का ही सब जानते हैं। लेकिन ये जहाँ से इसका विकास हुआ है हिंदी का, कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पाली जो भाषा है इसके भी एक व्याकरण है, बहुत मशहूर व्याकरण है पाली भाषा के। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। इसके व्याकरण हम यहाँ लिख देते हैं। पाली भाषा के व्याकरण, पाली भाषा के व्याकरण जो है कच्चायन, इनका नाम है कच्चायन। इनका नाम क्या है? कच्चायन। ये है। और ये जो आती है हमारी प्राकृत भाषा, इसके भी व्याकरण जो हैं प्राकृत भाषा, ये जो आती है हमारी प्राकृत भाषा, इसके भी व्याकरण जो हैं हेमचंद्र, इनका नाम है हेमचंद्र, इनका नाम है हेमचंद्र। ये अब उसके बाद फिर आ जाता है ये अपभ्रंश। अब ये चीज़ें हो गई यहाँ पर और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को आप हल्के में भी मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करने का। और यहाँ पर हर एक चीज़ हमने बता भी दिया है, पाली को क्या बोलते हैं, प्राकृत को क्या बोलते हैं, लौकिक संस्कृत और हमारी हिंदी। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपने हिंदी की। उसके बाद फिर हमारे हिंदी में वर्ड कहाँ से हुए? यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अपभ्रंश है। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था ये एक शिलालेख से मिलता है। उस शिलालेख का नाम है, वो वल्लभी के राजा थे, उनके यहाँ मतलब धर्षेन्द्र द्वितीय, उस शिलालेख का नाम है वल्लभी के राजा। ये जो यहाँ मिलता है वल्लभी के राजा धर्षेन्द्र द्वितीय के शिलालेख से अपभ्रंश की जानकारी, यानी सबसे पहले अपभ्रंश की जानकारी हमको यहीं से मिलता है। ठीक है। अब अपभ्रंश के बाद फिर हमारा आता है अवहट्ट, और अवहट्ट और अपभ्रंश लगभग सेम ही होते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा हिंदी। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा? हिंदी। तो फिर अब यहाँ से अब हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे। उस कर दीजिए उसको हम बदलेंगे।